नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज के आपके पास एमसीक्यू रहने वाले साइकोलॉजी सेक्शन। अगर आप जो है स्पेशली तैयारी कर रहे हो एचपी टेट या फिर किसी अदर स्टेट टेट की आप तैयारी कर रहे हो, साथ में सी टेट आपके पास है और कोई भी टीचिंग एग्जाम आपके पास इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आपसे पूछा जाता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे आपके पास 50 एमसीक्यू जो कि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर भी देखने को मिले हैं और कुछ आपके एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इंपॉर्टेंट जो भी है वो हम कवर लेकर यहाँ पर चलेंगे। पहला प्रश्न आपके पास है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और यह शिक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है क्योंकि यह एक बच्चे के फिलिंग द ब्लैंक्स में परिवर्तन करता है। तो किस में परिवर्तन करेगा, प्रश्न आपके पास यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है, क्या कॉन्शियस में परिवर्तन करेगा, बिहेवियर में करेगा, सोल में करेगा या ब्रेन में आपके पास करेगा। तो यहाँ पर साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द बिहेवियर एंड इट इज द क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन एज इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। तो ऑप्शन जो बी ये बिल्कुल सही था। आप एज्यूम साथ साथ कर सकते हैं, वैसे मैं साथ साथ आंसर बता दूंगा। ये वीडियो स्पेशली तब रहेगी जब एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत कम समय आपके पास है और थ्योरी पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, या सेल्फ इवेल्युएट आप खुद को कर रहे हो एग्जाम के लास्ट टाइम में, तो उसके लिए बिल्कुल आपकी हेल्पफुल रहने वाली। प्रश्न आपके पास रहेगा, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न डिपेंड्स ऑन परिवार, समाज, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या संस्कृति पर। इन हिंदी इंग्लिश कुछ टाइपिंग इस तरह से हैं, एडजस्ट कर लेना। कुछ इंग्लिश में ऑप्शन मिल गए जो आपके पास हिंदी में पॉसिबल नहीं थे लिखने, और कुछ सिर्फ हिंदी में ही है जो कि आसान है आपके पास। जो आपके पास एबिलिटी जो है डिपेंड्स करेगी स्टूडेंट्स की, क्या वो फैमिली पे करेंगी, क्या आपके पास सोसाइटी पे करेंगे, या व्यक्ति के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उस पर करेगी, या फिर आपके पास कल्चर पर पड़ेगी। तो सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके पास जो है छात्रों की सीखने की जो योग्यता है वो व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आपके निर्भर करती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। पैडागोजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज। तो आपके पास किसके स्टडी करता है, क्या इंटेलेक्चुअल कंडीशन ऑफ द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का बौद्धिक विकास में, या मानव व्यवहार का शिक्षक परिस्थितियों में, ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, या कॉन्शियसनेस इन अल्टीमेटेड सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन डी आपके पास जो है सोल इन रिलीजियस सिचुएशन, किस में आपके पास करेगा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा इसको जो इन कर देता हूँ, थोड़ा देखने में आपके लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वो मानव व्यवहार का करता है। शिक्षित परिस्थितियों में मानव व्यवहार किस तरह से हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सिचुएशन। यही तो हम देखते हैं कि बच्चे आपके पास क्या क्या चीज़ें करते हैं, किस तरह से जो उनके चेंजेस आपके देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था। शिशुअवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो शिशुअवस्था की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्रश्न आपके पूछा गया है ये किस पर पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि जो पियाजे की स्टेजेस है उस पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पियाजे के स्टेज से कुछ एक चीज़ें आपकी है, कुछ और चीज़ें हैं। तो शिशुअवस्था में जब आप देखते हैं जो इन्फेंसी आपके पास पीरियड रहता है बच्चे का, उसमें बच्चा नकल करता है, इमिटेशन करता है और खुद आपके कुछ भी नहीं कर सकता है, तो असहाय आपके पास होता है। तो यहाँ पर आश्रित रहता है, सहयोग वो लेता है दूसरों का, परिवार के सदस्यों का। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन जो डी था बिल्कुल ठीक हो जाना था। अगला प्रश्न, बुद्धि का स्पेयरमैन परिभाषा में जी कारक क्या है। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन द्वारा। एक तो आपको ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो यहाँ पर जी फैक्टर और एस फैक्टर, दो तरह के फैक्टर आपके पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। यहाँ पे जी किससे संबंधित है, जी आपके जो देखने को मिलता है ये जनरल से संबंधित है, जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि से, और एस आपके पास स्पेसिफिक से होता है। तो यानी कि ऑप्शन जो आपके पास 5 का कौन सा होगा, सी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है। साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन और स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपकी ये सही हो जाएगा, स्किनर की आपकी स्टेटमेंट। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, हाउ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड द टीचर। तो क्वेश्चन अगर से उनकी हम बात करें तो यहाँ पर जो विकास ये मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी से। तो बच्चे का विकास किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, तो ये मेंटल, सोशल, इमोशनल ये सभी तरह का आपके होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, छिपी हुई वस्तुएं
ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु में निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। फाइंडिंग हिडन ऑब्जेक्ट इज ए साइन दैट द इन्फेंट इज बिगिनिंग टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव टास्क। तो अगर हम इसकी बात करिए तो यहाँ पर आपके पास कौन सी आपके पास दक्षता उसके द्वारा आपकी प्राप्त कर ली गई है या प्राप्त करने लग गया है। तो अगर आप देखिए ऑप्शन के अंदर सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में देखने को कहाँ मिलता है, फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर वस्तुएं ढूंढ कर निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आपके पास आ गया है। कभी आप कोई उसके वस्तु छीनकर उसको छुपा देते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, और जैसे ही आपके पास जो है बच्चा रोना शुरू कर देगा तो फिर आपके मनाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे को क्या है, बच्चे को उस चीज़ की जो है अब तलाश शुरू हो जाती है, और जैसे ही उसको मिल जाती है तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बच्चा रोना चुप हो जाता है। ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की ओर, कि बच्चों को याद रहती है चीज़ें कि उसके पास एक टॉय था, उससे वो छीन लिया गया है। बेशक वो कारण कुछ और हो गया, हो सकता है टॉय नुकीला हो सकता है टॉय से बच्चे को चोट लग सकती है, उस कारण उससे छीना गया हो, लेकिन बच्चे को जो उससे थोड़ा सा क्या है उसको क्या कहेंगे, उसको आप कह सकते हैं कि लगाव बच्चे को हो गया है। तो जब लगाव हो गया है तो फिर आपके बच्चे का रोना स्वाभाविक है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो देखने को मिलता है ये आपके देखने को मिलता है जब आपके पास बच्चे के अंदर जो है ये चीज़ें खोजने वाली चीज़ें आपकी शुरू होती हैं शिशुअवस्था के अंदर। तो ऑप्शन आपके पास जो भी बिल्कुल आपकी ठीक था। निम्नलिखित में से शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फेंसी। ऑप्शन आपके देख लीजिए, क्या आपकी स्पीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेंसिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटी, डिपेंडेंसी ऑन अदर, हैविंग मॉरल्स। तो इसमें से शिशुअवस्था की कौन सी अवस्था नहीं है, यानी कि बाकी चीज़ें शिशुअवस्था में बच्चा करता है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास जो है शिशुअवस्था में बच्चे के पास नहीं होती है। तो बच्चों के पास शिशुअवस्था में मॉरलिटी क्या है, जीरो। तो नैतिकता का होना मतलब ही नहीं है। शिशुअवस्था आपके पास जीरो से लेकर आपके पास ये मानकर चलिए 2 ईयर तक आपकी शिशुअवस्था ही मानकर चलिए। तो 2 ईयर तक बच्चा बच्चा है, तो बच्चे के अंदर नैतिकता मॉरलता उसे अच्छे बुरे का नहीं पता है, कि अच्छा है क्या बुरा है उसे नहीं पता है। तो यहाँ पर मॉरलिटी बच्चे का होना ये शिशुअवस्था की विशेषता आपके नहीं है। मॉरलिटी बच्चे में जीरो होती है ड्यूरिंग इन्फेंसी। नेक्स्ट आपके पास है कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड लीड्स द डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। तो किस तरह से आपके पास होगा कहानी कथन विधि, यानी स्टोरी टेलिंग, किसी भी एक जो है विषय को स्टोरी के माध्यम से बच्चों को सुनाना, उसको पढ़ाने की जो विधि है उसको कहानी के माध्यम से उसको सुनाना, इसको आपके पास जो बच्चों में जो विकास होगा कैसे होगा, ऑफ सब्जेक्ट होगा, ऑफ इमेजिनेशन होगा, ऑफ नॉलेज होगा, या फिर रेशनलिटी होगा। तो आपके पास ऑप्शन सारे हैं। यहाँ पर जब बच्चे को कहानी सुनाई जाएगी, आपने देखना जब आप कहानी पढ़ते हो तो आपकी अपनी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है कि एक इस तरह का एक ट्री हुआ करता था, इस तरह का एक जंगल हुआ करता था, इस तरह से उस जंगल में आपके पास जानवर रहा करते थे। तो जब भी मैंने जंगल वगैरह जितनी भी मैंने भी चीज़ें कही, आपकी इमेजिनेशन हो गई उस साइड को। मैंने कहा जंगल में जो आपके पास घना जंगल था उससे बीच से किरणें आ रही थी, सूर्य की 1-2 किरण उसके जंगल से होते हुए, तो आप अपने इमेजिनेशन कर रहे हो उसको, कहीं पर आपने देखा होगा, सुना होगा, मूवी में देखा होगा ये सीन, तो आप भी अपनी क्या कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। तो जब भी कहानी कथन से जो बालकों में विकास किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो इमेजिनेशन के थ्रू आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। लॉरेंस कोल्बर विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोल्बर इज नॉन इज हिज रिसर्च इन विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या ये कॉग्निटिव है, मॉरल है, फिजिकल है, नन ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन था उनके लिए जो कि आपके पास मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट है। तो मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है। अगले आपके पास है शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन। ये स्पेलिंग इसमें बीच में गलत हो सकती है, इसको देख लेना आपने क्योंकि टाइपिंग मैंने नहीं की। Who propounded the kindergarten method in the field of education। तो शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपके पास फ्रॉवेल द्वारा निस्संदेह आपको आता होगा। सभी के लिए विद्यालयों में जो है सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण किया। विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा, ये प्रश्न में भी यहीं से आपके स्टार्ट होगा। ठीक है, विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ये उदाहरण है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी कि समान रूप से सभी को जो शिक्षा का
समान अवसर प्रदान करना, ये इस तरह से आप समझ लीजिए कि चाहे आपके पास कोई इम्पेयर्ड चाइल्ड हो, यानी कि किसी तरह की विकलांगता वाला बच्चा हो, किसी तरह का आईक्यू किसी के अंदर कम हो, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर भी आपके पास है, तब भी आपके पास बच्चे को जो है सेम इन्वायरमेंट, सेम अपॉर्चुनिटी आपके प्रोवाइड करवाना इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अंदर आपके इम्प्लीमेंट किया जाता है। सृजनात्मकता बच्चों का मूल गुण है। क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैव ए कोर क्वालिटी। तो सृजनात्मकता बच्चों में पाई जाती है, वो क्या है? दे आर इंटेलिजेंट, दे आर मोरल, ही थिंक्स ओरिजिनल, दे आर पावरफुल। तो इसमें से क्या गुण आपके पास है जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड्स आपके पास होते हैं? तो बच्चों के अंदर क्या है? ही थिंक्स ओरिजिनल, मौलिक चिंतन बच्चे करते हैं। सृजनात्मक जो बच्चे हैं वो सोचते हैं क्या चीज़ें हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तर्क विचार करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 1879 लिपचिंग में आपके पास जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला आपकी स्थापित की गई, किसके द्वारा? हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिपचिंग इन 1879? ये आपने बता दें। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, आसान था। विलियम वुड आपके पास बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आसान है, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है उससे सीधा प्रश्न है। विच एलिमेंट ऑफ द पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू फ्राइड वर्क टू द प्लेजर प्रिंसिपल? तो प्लेजर प्रिंसिपल पर जो काम करता है तीन तरह के हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ये तो ऑप्शन छोड़ ही दीजिए। तो प्लेजर प्रिंसिपल पर जो काम करेगा वो व्यक्ति का इद करता है। तो यानी कि 16 का जो सी था, ये जब ये इद हावी हो जाता है तो व्यक्ति क्राइम तक कर लेता है। ईद इतना हावी हो जाता है जो आप कई बार होता है कि सुबह उठना नहीं है, ये ईद हावी है आपके ऊपर। कई बार आपका मन करता है कि रील देखते रहे तो देखते ही रहे, फ़ोन छोड़ना ही नहीं है, ये ईद आपके ऊपर हावी है। कभी कभी आपका जो मन करता है, कोई आपके पास आपको खाने का कोई बड़ा मन कर दिया, जैसे कि आजकल फास्ट फूड आपने देखा है, फास्ट फूड का कई बार ऐसा है किसी ने मोमोज खाने तो खाने ही खाने हैं, वो क्या है? ईद हावी हो चुका है। तो जब ये ईद हावी हो जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही ईद है कि आपको जो है प्लेजर की ओर लेकर चलता है। रील देखने में मज़ा आता है तो रील देखने बैठ जाओ। छोटे छोटे बच्चे अभी से मोबाइल फ़ोन देखने शुरू हो गए, उनका ईद हावी हो रहा है। तो कोशिश करें ईद हावी ना हो। तो सीधे तौर पर ये प्लेजर प्रिंसिपल पर जो काम करता है ये ईद आपका करना है। वह मनोवैज्ञानिक जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ये जो ईद, ईगो, सुपर ईगो, इसके रिलेटेड वीडियो भी मैंने चैनल के ऊपर डाली है। प्लेलिस्ट आपके पास इसी चैनल के ऊपर, क्वालिटी लर्न पॉइंट चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाइए। यूट्यूब पर जो आपके पास चैनल है यहाँ पर आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है। साइकोलॉजी की सारी जितनी हम आज में क्लास में कर रहे हैं ऑलमोस्ट आपके पास कवर हो जाएगा 60-70%। तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को आप देख लेना, तो जाहिर सी बात है आपका जो है ये वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलेंगे। वह मनोविज्ञान जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास ऑप्शन सी, पिल द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। 17 का एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, इसको एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है प्लीज़, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट आपने सर्च कर लेना और देख लेना। मुझे वैसे तो ये पीली लग रहा है, एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका आंसर। व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। हाईली साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स। तो कौन सा आपके पास रहेगा? व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ जो विधि है, क्या वो आपके एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, या आपके आपका डिफरेंशियली मेथड्स आपके रहेगा? तो 18 की अगर मैं बात करूँ तो जो व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक जो विधि आपकी मानी जाती है, हाईली साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड जो माना जाता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके माना जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको मैं 17 कह रहा हूँ, वैसे तो ये पिल ही है, लेकिन तब भी एक बार आपने देख लेना, ठीक है? क्योंकि गलत आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो मैं कवर करके चलता हूँ टीचिंग एग्जाम का, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, गलत मैसेज आपके अंदर जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, ये पाई जाती हैं आपके पास सभी में, इंटेलिजेंस, जेंडर और एटीट्यूड। तो व्यक्तिगत विभिन्नता ये और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपके पास बुद्धि के आधार पर ही आपके पास व्यक्तिगत विभिन्नता हो, या जेंडर डिफरेंस आपके पास जो देखने को मिले, लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता हो, एटीट्यूड के आधार पे हो, ये और भी हो सकती है आपके पास। ये इन्वायरमेंट के बेस पर हो सकती हैं, ये आपके पास साइज़ के बेस पर हो सकती हैं, वेट के बेस पर हो सकती हैं। साथ में आपके पास जो है
आपका जो इमोशंस है उसके बेस पर आपके पास हो सकती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपके अलग अलग तरह के आपके हो सकते हैं। अच्छा, इसका जो 19 का डी था, ठीक है, सभी के आधार पर आपके पास ये देखी जा सकती है। 20 कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण, इसको टीएटी लेकर चले हिंदी में, तभी मैं साइकोलॉजी के कुछ टर्म्स नहीं करवाता। अब इसको आप कितना याद रख लेंगे, सीधा याद रख लीजिए टीएटी। टीएटी आपके पास जो है ये एक प्रोजेक्टिव तकनीक है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये टीएटी की फुल फॉर्म है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज ए प्रोजेक्ट टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग, किसके लिए इसको यूज किया जाता है, किसको मापने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्या इसको क्रिएटिविटी के लिए, स्ट्रेस, इंटेलिजेंस या फिर पर्सनैलिटी के लिए। तो बहुत आसान था, ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट की एक टेक्निक है। ऑप्शन डी सही हो जाना था। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग प्लान इज नोन एज, तो प्रचलित योजनाओं के अंदर नई जानकारी आप जोड़ रहे हो, क्या उसको कहा जाएगा। एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम और एसिमिलेशन। ये पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है डायरेक्ट, और हमने इसको किया था। तो यहाँ पर जब नई योजनाओं को आप यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप क्या कहेंगे, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से। एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग प्लान टू नॉन एज, जिसके बारे में पहले ही हमें पता हो, तो यहाँ पर एसिमिलेशन आपके पास देखने को मिलेगा। आत्मसातकरण, तो ऑप्शन जो आपके पास डी था बिल्कुल आपके पास सही देखने को मिलता। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है द चिल्ड्रन हुज बिहेवियर इज स्टडीज इन एजुकेशन साइकोलॉजी आर। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कौन सी है, क्या वो कम गति से सीखने वाले बालक हैं, या फिर आपके पास समस्यात्मक बालक है, मंदबुद्धि बालक है, आलोपी हुए। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो ये सारे आपके पास है। ऐसा नहीं है कि कम गति वाले बालक के बारे ही हम शिक्षा चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हम तो सामान्य बालकों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें आपके पास हो, कम गति वाले भी आ गए, समस्यात्मक भी आ गए, और मंदबुद्धि वाले भी उसी के अंदर आपके आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कौन सा हो सकता है, कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। क्या मेंटल एटीट्यूड, प्रीवियर नॉलेज, या फिर आपके पास इंटेलिजेंस, या फिर आपके पास इंटरेस्ट। तो 23 की अगर हम बात करिए तो मानसिक जो एटीट्यूड है ये किसी भी समस्या के समाधान करने में बाधक हो सकता है। किसी का आईक्यू उतना है ही नहीं कि कोई समस्या का सॉल्व कर सकती। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके पास मेथड यूज़ किया जाता है उसके अंदर आपके पास क्या है, उसमें आपके टास्क दिए जाते हैं खुद को, कि आपके पास अनुमान विधि जो आपके प्रयोग में लाई जाती हैं, तो जिसमें पहले ही आपके पास मानसिक वृत्ति होगी, तो वो इसमें समस्या समाधान की ओर आपके बाधक ये हो सकता है। बाकी तो आपके पास सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए उपयुक्त है। गिलफोर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से बुद्धि का आयाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ द इंटेलिजेंस। तो 3 तरह के आयाम आपके दिए हैं। गिलफोर्ड का जो 3D मॉडल है, 3 डायमेंशन जो थ्योरी है, उसके अंदर 3 आयाम है। तो कौन कौन से आपके पास है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। और इसमें कौन सा नहीं आता आपके पास, संज्ञान इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल 24 का सही हो जाना था। नहीं पूछा गया था आपसे कौन सा नहीं है, तो आपके पास कॉग्निशन आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। इसकी भी स्पेलिंग आपकी गलत है, टाइपिंग में बहुत स्पेलिंग की है, कोई बात नहीं, इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी। छात्रों को ठीक है, शाबाश है, बहुत अच्छा कहना, यानी कि बच्चों को, छात्रों को अगर आपने कुछ प्रश्न पूछा, बाद में आपने कहा कि ठीक है, शाबाश, यानी कि ओके, वेल डन, वेरी गुड, ये आपके पास क्या है, ये इन्फोर्समेंट आपके पास है। किस तरह से आपके देखने को मिलता है, ये आपके पास पॉजिटिव वर्बल इन्फोर्समेंट के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है मोटिवेशन वहाँ से मिले। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने, एक तो आपको ये पता लग गया कि आपके पास जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी। तो सीधे तौर पर बताना कितनी तरह की इंटेलिजेंस की वो बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूँ तो 8 आपके पास होगा, ठीक है। पहले ये 7 था, लेकिन अब ऑफिशियली आपके पास 8 हो चुका है। हालांकि ये 9 आपके पास एक और इसमें ऐड कर दिया गया है, इसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है पीछे कुछ समय पहले, अभी तक बुक्स में अपडेट नहीं है, तो इसको 8 लेकर आप चलेंगे। 8 तरह की बुद्धि की बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर। कौन कौन सी 8 तरह की है वो भी हमने डिस्कस की है। तो एक आपके रिवीजन वाली क्लास है साइकोलॉजी की, उसमें देख लेना, एजुकेशन साइकोलॉजी की रिवीजन क्लास मैंने डाली है, उसमें आपके कवर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। तो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड जो आपके पास क्वेश्चन
क्वेश्चनियर का जो आपके पास माना जाता है, तो ये आपने बताना प्रश्नोत्तर विधि के जनक आपके कौन माने जाते हैं। बिल्कुल ये भी आसान सा प्रश्न आपके पास रहेगा। तो ये आपके पास सुकरात, ऑप्शन फर्स्ट। सुकरात क्या करता था, जो आपके शिष्य हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने के बाद क्या है, किसी भी एक विषय को ले लेता था, उस विषय के ऊपर चर्चा की जाती थी और अंत में जो निष्कर्ष निकलता था वही आपके पास सत्य माना जाता था। ये सुकरात ये मेथड आपके यूज़ करता था, अगर आपने सुकरात के बारे में पढ़ा हो। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग कॉल्ड? तो कोलबर्ग के अनुसार गलत और सही लेने की जो प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया, ये आपकी क्या कहलाएगी? अब आपने सही गलत में फ़र्क करना है कि मान लीजिए आपने रेड लाइट जंप कर ली, एक डायलेमा में आप हो, दुविधा में आप हो कि आपने वो सही किया या गलत किया। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वो जो आपने क्या कहेंगे, परिणाम जो आपके निकल कर आएगा, सोच समझ कर जो आपने निर्णय लिया, उसमें जो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएंगे वो आपके किस आधार पर आएंगे, उस डायलेमा से बाहर निकलने के लिए आप जो प्रयोग करेंगे, वो प्रयोग करेंगे आपके पास मोरल रीजनिंग का, नैतिक तर्कना का। तर्क आपने खुद को देने हैं। जब आप तर्क दोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके पास समस्या जो आपके पास थी उस समय राइट डिसीजन आपके लिए क्या था। तो उसके लिए आपके पास जो है, आपने निर्णय लेने के लिए जो प्रक्रिया यूज़ की वो क्या कहलाएगी? मोरल रीजनिंग। ठीक है, सही गलत का निर्णय लेने के लिए आपने मोरल रीजनिंग कि इस समय जो सबसे सही क्या है जिसमें कम से कम नुकसान हो। कोलबर्ग की जो आपके पास थ्योरी है उससे ये प्रश्न सीधे तौर पर अकॉर्डिंग, माफ कीजिएगा, नॉट अकॉर्डिंग, इससे फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस, कौन कौन सी प्रक्रिया सीखने को आपकी प्रभावित करती हैं? इमिटेशन हो गया, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म एंड कंपटीशन, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे ही आपके प्रभावित कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को इमिटेशन प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, छोटे बच्चे इमिटेट करते हैं। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, रिन्फोर्समेंट आपके जो है ये बिल्कुल प्रभावित करती हैं। अगर आपकी रिन्फोर्समेंट पॉजिटिव होगी तो उसको दोहराने की कोशिश की जाएगी, नेगेटिव होगी तो उससे बचने की कोशिश की जाएगी। कंपटीशन, कंपटीशन आपको प्रोत्साहित करता है कि किस तरह से जो बेहतर स्कोर आपके किया जा सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन आपके पास इसमें डी दिया है। तो ये सारे आपके पास सीखने को प्रभावित कर रहे हैं। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? व्हाट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज चिल्ड्रन लर्न? नेशनल लैंग्वेज सीखते हैं, स्टेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग। तो ये तो मुझे लगता है कि किसी को पता नहीं होगा। मदर टंग आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खिलौने की आयु कहा जाता है, कॉल्ड द एज ऑफ टॉय। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? अवस्था आपके पास है और अवस्थाओं के जो नाम है ये आपके पास इस तरह से उत्तर बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व आपके गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये वीडियो में टाइप करने वाले को भी सेंड करूँगा साथ में, ताकि पता लगे कि हिंदी का जो शुद्ध ज्ञान आपकी बिल्कुल नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था, शिशुअवस्था और किशोरावस्था। यहाँ पर खिलौने की जो आयु कहा जाता है, कॉल्ड द एज ऑफ द टॉयज, ये किसे कहा जाता है? तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था के अंदर जो है बच्चे अधिकतर टॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि आपके पास तूफान और संघर्ष का कार किशोरावस्था को कहा जाता है, वैसे नए क्वेश्चन यहाँ पर बनने की अब संभावना है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, खिलौने की अवस्था। ठीक है, तो ये आपके पास पूर्व बाल्यावस्था। बालक का विकास किसका परिणाम है? चाइल्ड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। तो बालक का जो विकास है, ये परिणाम जो देखने को मिलता है, ये किसका देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपके पास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो इसमें तो ऑप्शन आपके पास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अलग अलग भी दिए हैं, तो इसको आप अलग अलग नहीं ले सकते, इसको साथ ही ले लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? हु सेड इन्फेंसी इज द आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। तो ये किसके द्वारा आपके कहा गया? तो ये आपके पास कहा था, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, वैलेंटाइन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। तो भाषा विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ द मैच्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ द इमल्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ सरफेस पावर। तो इसमें से भाषा विकास का सिद्धांत आपके कौन सा नहीं होगा? तो ये नहीं होगा आपके पास, अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये नहीं होगा।
ठीक है। परिपक्वता का सिद्धांत भी होगा, क्योंकि परिपक्व होना चाहिए भाषा विकास अगर आपके बच्चे के अंदर डेवलप करना है तो कम से कम उसको इतना परिपक्व हो जाना चाहिए, उसका जो गला है वो इतनी आपके पास हो जानी चाहिए, वोकल आपके वो समझना, यानी कि उसका जो है इतना प्रवाह हो जाना चाहिए गले से कि आपके वो बोल सके। तो परिपक्वता का सिद्धांत भी आपके पास माना जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ द इमल्शन, अनुकरण का भी, बच्चे अनुकरण के द्वारा ही तो सीखे हैं। अनुबंधन भी आपके पास होगा, तो अनुबंधन जब कंडीशनिंग की जाएगी तभी तो बच्चा सीख पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो आपके पास ऑप्शन डी। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और किस में है। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस इज द सेम एज बिटवीन इंटेलिजेंस एंड कोऑपरेशन। इंटेलिजेंस एंड कोऑपरेशन हो गया, इंटेलिजेंस एंड स्टडी हो गया, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर, इंटेलिजेंस एंड एडजस्टमेंट। तो 35 के अगर हम देखें तो आपके पास जो है बुद्धि, व्यक्ति और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में है। तो ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर जो सी दिया है, मुझे तो आपके सी ठीक लग रहा है। ठीक है, बिटवीन इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर, हाँ बिहेवियर आपके पास आना चाहिए, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा, निस्संदेह आप इसको सही लेकर चले। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, कैन नॉट या कांट डेवलप क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। तो नहीं की जा सकती किसमें, किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के अवसर प्रदान करके बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, या कोई विषय देकर उससे संबंधित सूचना एकत्रित करके उनमें सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, या किसी जांच पड़ताल करने के लिए उसको हस्तोत्साहित करने के लिए नहीं की जा सकती। आज तक की किसी समस्या की खोज करने का अवसर प्रदान करके उनमें सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। तो इसमें से आपके पास क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन जो सी है, जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, डिस्करेजिंग देम फ्रॉम डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, जबकि जो है बच्चों को जो है किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का अवसर उन्हें प्रदान करना, इसके कारण बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। कोई विषय देकर उससे संबंधित सूचना एकत्रित करना, इससे भी क्रिएटिविटी आती है। आज की किसी समस्या की खोज करने का अवसर प्रदान करना, यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, क्रिएटिविटी आपके पास डेवलप होगी बच्चों में। लेकिन किसी जांच पड़ताल के लिए उनको हतोत्साहित करना, डिस्करेजिंग देम फ्रॉम डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर एक तो करेजिंग होता है, डिस्करेजिंग, तो उनका जो हतोत्साहित करना उनको, तो ये आपके पास नेगेटिव एक हो गया। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल जो आपके पास है, उसमें कितने कोष्ठ है, कितने उसमें खाने हैं। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन गिलफोर्ड 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें बड़ा विवाद रहता है, डिटेल में इसको बाद में कभी किसी क्लास के अंदर देखना होगा तो देख लेंगे। इसमें 120 रहते हैं, कैसे रहते हैं वो आपके एक बार देख लेना इसमें। ठीक है, 5 × 5 × 6 होता है कई जगह 6 × 6 × 5 होता है, तो ये भी अपने आप में एक समस्या ही है। यहाँ पे ऑप्शन देखने होते हैं, जब ये वाला क्वेश्चन आया आपके 3D वाला, तो उसमें ऑप्शन देखने होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके चलना होता है। अब यहाँ पे 120 है तो 120 आप इसमें ठीक है। अफेजिया किस अधिनियम अक्षमता से संबंधित है। अफेजिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग डिसऑर्डर से सीधे क्वेश्चन है। तो अफेजिया जो आपके पास अफेक्ट करता है वो सीधे तौर पर वर्बल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी मौखिक अक्षमता है। किसी भी बच्चे में अगर बोलने संबंधी कोई विकार है, वर्बल डिसऑर्डर है, तो 38 का यहाँ पर डी होगा। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह किसका कथन है। चिल्ड्रन डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग बाय रिलेटिंग टू देयर इन्वायरमेंट, हु सेड। 39 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट सीधे तौर पर ही आपके पास पियाजे की है। पियाजे कहता है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ कुछ संबंध बनाते हैं, अपनी समझ का विकास करते हैं, ये पियाजे ने कहा था, इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी की जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ऑनलाइन क्लासेज और रिकॉर्डेड बैच वालों को, अगर आपने ये देखे तो निस्संदेह आपके आज के इस क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, जेस्चर यूज कम अंडर विच लर्निंग डोमेन्स। जेस्चर का उपयोग किस लर्निंग डोमेन्स, 3 तरह के डोमेन्स होते हैं, 3 टाइप के डोमेन्स है, कौन कौन से आपके पास हैं, सभी को आपको पता होगा। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों यहाँ पर लिखे हैं, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव। अब इसमें जब जेस्चर आर कम अंडर विच लर्निंग डोमेन्स, तो जेस्चर का जब आप प्रयोग करते हैं, जेस्चर आपके क्या हो गया, साइन लैंग्वेज आपके पास है। ठीक है, किसी को आपने इशारे करके आपने बुलाना है तो आपने भौहें उठा दी, भौहें करके आप पूछ रहे हो कैसे हो, सिर्फ भौहें आपने उठाई, आपने बोला कुछ नहीं,
किसी को पूछने के लिए, तो आपके पास यहाँ पर जो कर रहे हो किसका यूज़ कर रहे हो आप, साइकोमोटर डोमेन्स का। तो जेस्चर आपके कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर भी आपकी स्किल वगैरह यूज होती हैं वो सारी आपके पास जो है किसके अंदर आएगी, साइकोमोटर के अंदर आएगी। उसमें जो है शरीर की जो आपके पास गतिविधियां हैं या फिर शरीर का जो प्रयोग आप कर रहे हो, चाहे किसी को बुलाने के लिए आपने हाथ उठाया, तो ये भी किसके अंदर आएगा, जेस्चर के अंदर आपके पास आपने जेस्चर किया, तो यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन्स के अंदर आएगा। अगर आप जो है पहली बार क्लास देख रहे हो, अगर आपके पास नोट्स वगैरह आपके पास नहीं है, अगर आप चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए या किसी और तरह की क्वेरीज के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर 9817783916 आपके दिया गया। साथ में आप चाहे तो साइकोलॉजी के जो है ई बुक वगैरह अगर आपने देखनी होगी, हैंड रिटन नोट्स अपने ऐप के थ्रू भी आप ले सकते हो। क्वालिटी लर्न पॉइंट की ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पर सीधे आपको जानकारी मिल जाएंगी कैसे उसको लेना है। ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईगो लिबर्टी। लिबिडो आपके पास होगा, ये गलत है आपके स्पेलिंग, लिबिडो आपके पास है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका अर्थ जो देखने को मिलता है वो आपके पास सेल्फ लव, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ईगो लिबिडो। ये आपके पास जो ईद है, पर्सनालिटी की जो आपके पास 3 स्टेजेस है, ईद ईगो सुपर ईगो, उसमें आपके पास ईद से संबंधित है प्लेजर प्रिंसिपल, सुखवादी है, खुद से प्रेम करता है व्यक्ति, खुद स्वार्थी होता है। नींद आ रही है सोए रहो, भूख लग रही है खाना कोई मुंह पे आकर दे जाए बहुत अच्छी बात है, तो खुद से प्रेम करता है व्यक्ति, कम से कम कष्ट में रहना चाहता है, इसको आपके पास लिबिडो कहा जाता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना 1978 में कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। एक तो सीधे तौर पर यही कि आपके पास इसकी संस्थान की स्थापना कब हुई, 1978 में। कहाँ इसको स्थापित किया गया था, दूसरा प्रश्न। वेयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटली हैंडीक्राफ्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1978। तो ये 1-2 बार पहले भी ये प्रश्न आपके पूछा गया है, तो ये आपके कहाँ पर किया गया था, ये आपके पास हैदराबाद, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रोशांक का स्याही धब्बा परीक्षण किसका उदाहरण है, रोशांक इंक ब्लॉक टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका आपके देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टिव टेक्निक जो पर्सनालिटी असेसमेंट है उससे संबंधित है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपी तकनीक से संबंधित है। ऑप्शन जो आपके पास फर्स्ट था बिल्कुल आपके पास सही था, हालांकि एक तरह का ये पर्सनालिटी टेस्ट आपके इसको लेकर आप चल सकते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत 1 फैक्टर 2 फैक्टर स्पेयरमैन की है। 1 फैक्टर आपसे पूछा गया है कि 1 फैक्टर जो थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, अल्फ्रेड बीने द्वारा 1 फैक्टर थ्योरी दी गई। सामान्य रूप से मानसिक मंदी वाले बालकों में बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है। इन जनरल चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन हैव एन एक्सपेंशन ऑफ, तो सामान्य रूप से मानसिक मंदी वाले बालकों में बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है, कहाँ से कहाँ तक, सामान्य रूप से मानसिक बुद्धि की बात की गई है। इन जनरल चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन हैव एक्सपेंशन ऑफ दी, मतलब कि मेंटली रिटायर्ड जो चिल्ड्रन है उनकी बुद्धि लब्धि किससे किसके बीच में आपके देखने को मिलती है, तो 45 के अगर हम देखें तो ये 35 से लेकर 49 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी बहुत नियर बाय है तो लग सकता है। सामान्य बुद्धि तो ये 90 से 110 होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। कुत्ते द्वारा घंटी की ध्वनि पर लार स्त्राव का क्या कहा जाता है, हिंदी में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाट इज द सेलिब्रेशन बाय ए डॉग ऑन ए साउंड ऑफ ए बेल इज कॉल्ड। अब बच्चा क्या कर रहा है, घंटी की आवाज़ पर आपके पास प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हमने देखा था क्या क्या प्रोसेस थे, आपने फिर देखा था बिफोर कंडीशनिंग क्या था, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या था, और आफ्टर कंडीशनिंग। यहाँ पर ये जो सिचुएशन आपको दी गई है वो आफ्टर कंडीशनिंग वाली दी गई है। तो 46 में आपने क्या देखा, यहाँ पर आफ्टर कंडीशनिंग में हमने लास्ट में देखता है कि आपके पास CS होता है कंडीशनल स्टिमुलस और CR। अब कंडीशनल जो स्टिमुलस था बेल प्लस फूड, बेल आपके पास ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस के रूप में कंडीशनल स्टिमुलस आपके रखा गया है, और उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास सिर्फ घंटी की आवाज़ मात्र से जो उसने जो प्रतिक्रिया दी वो किसके अंदर आएगा, CR के अंदर। एक्चुअल में रिस्पॉन्स तो सेम ही रहेगा लार के रूप में, तो इसको हम कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर कहेंगे। आ गया सीधा एक प्रश्न जो आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, बहुत डिटेल में करवाई है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी और पार्ट ऑफ। अवधारणाओं का विकास जो है किसका हिस्सा आपकी माना जाता है, अवधारणाएं आपकी बन रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके पास ये ठीक हो जाएगा। 47 का सी आपके पास सही होगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? एरिक्सन की आपके पास एरिक्सन की जो थ्योरी है उससे सीधे तौर पर प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर कितनी एरिक्सन ने बताई है? तो यहाँ पर आपके पास 8 आपके बताई है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूरे जीवन भर में 8 अवस्थाएं होती हैं। एक को अच्छी माना जाता है, गुड स्टेज। दूसरे को आपके पास बेड ना कहकर इसको कम अच्छी माना जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बुरी अवस्था है, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छी आपके नहीं माना जाता। पूरे जीवन भर ये आपके चला रहता है। इसकी भी ये थ्योरी मैंने करवाई है, शायद रिवीजन वाली में देख लेना। क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलन नहीं करती वह क्या कहलाती है? इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द प्रोसेस विच डज नॉट रिइंफोर्स द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। तो क्रियात्मक अनुबंधन में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलन नहीं करती वह क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपके पास क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन आपके पास आएंगे, विलुप्त होने की प्रक्रिया आपके पास ये कहलाती है। ऑप्शन आपके पास जो दिया गया है बी बिल्कुल आपके सही है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाएगा? द लेवल एट विच द चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपके पास ये सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला था बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। मूर्त रूप से बच्चा यहाँ पर सोचना शुरू कर देता है। तो ये साइकोलॉजी की आज की आपकी क्लास थी। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी। बाकी आप चाहे तो टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।